महीने में, बल्कि 1.5 महीने में कहूँगा, 1.5 महीने में मैं विभाग द्वारा, प्रशासन विभाग द्वारा मेरी 6 जांचें हो चुकी हैं, जिसमें एसडीएम महोदय, जिसमें तहसीलदार साहब, सीएमओ साहब, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर, ये सब मेरे पास आ गए। अभी हाल 15 दिन पहले लगभग 12 व्यक्ति मेरे क्लिनिक में आए पुलिस के साथ, जिसमें तहसीलदार साहब मोदीनगर वो भी मौजूद थे, और इस तरह से मेरे पर रेड कराया जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। मतलब मैं एक डॉक्टर ना होकर अब तो मुझे ऐसा लग रहा कि मैं एक आतंकवादी हो गया हूँ, और मुझे किसी भी तरह इस मुरादनगर क्षेत्र से भगाया जाए। उनका, क्योंकि वो ऐसे पद पे बैठे हुए हैं वकील साहब, वहाँ उनकी प्रशासन में पहुँच बहुत अच्छी है, वो मेरी किसी भी चीज़ को नहीं चलने दे रहे। अधिकारी आते हैं, मेरे पास रिपोर्ट बनती है, और सारी रिपोर्ट साहब ठीक होती हैं, फिर भी दोबारा से हर 15 दिन में मेरी जाँचें होती, हर 15 दिन में मेरी जाँचें होती। मुझे नहीं लग रहा मैंने ऐसा क्या कर दिया। मेरा जो फ़र्ज़ था, मैंने उनको टाइम दिया कि 11 दिन बाद मरीज़ की मृत्यु हुई है। सर, अगर मेरी दवाइयों में कोई प्रॉब्लम होती या कुछ भी ऐसा होता तो मरीज़ इतना समय नहीं ले पाता। 11 दिन बाद मरीज़ की मृत्यु हो रही है तो उसमें भी मेरी क्या उसमें गलती है। मैंने समय से उनको भेजा कि आप समय से जाइए और उनको ट्रीटमेंट कराइए समय से, लेकिन फिर भी मेरी जाँच पे जाँच, कभी कोई अधिकारी आ रहा, कभी कोई अधिकारी आ रहा। मैं तंग आ चुका हूँ जी, बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ कि इस समय वकील साहब ये चाह रहे हैं कि या तो मैं आत्महत्या कर लूँ या मुरादनगर छोड़ के चला जाऊँ, पर 2 ही ऑप्शन मेरे पास बच रहे हैं। अगर आत्महत्या करने से वकील साहब को लग रहा है कि शांति मिलेगी तो हिम्मत रखो, ऐसे थोड़ी दिखे जब तुम दोषी नहीं हो तो सब तुम्हारे। शासन प्रशासन से क्या चाहेंगे? मेरी निष्पक्ष जांच करा लो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं गलत नहीं हूँ बिल्कुल। मैं उस आदमी को 5 साल से जानता हूँ वकील साहब, और उन्होंने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा करा है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे साथ वकील साहब मिले तो सही, मेरी क्या गलती है मुझे बताएं तो सही। मैंने समय से उन्हें भेजा है, उन्हें टाइम दिया, मैंने 11 दिन का टाइम दिया है। मैंने कोई ये थोड़ी कर दिया कि पेशेंट को टाइम ही नहीं मिला हो। क्या किसी व्यक्ति को समय से भेजना में अपराध है एक डॉक्टर का? कि अगर वो कोई व्यक्ति किसी पेशेंट को टाइम से भेज रहा है तो क्या वो अपराध है? मृत्यु तो ऐसे भी होती है कि आप क्लिनिक से बाहर निकले तो भी मृत्यु हो जाती है, और क्लिनिक के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। क्या डॉक्टर अपराधी हो गया? अगर किसी को ठीक कर दिया तो ठीक, और अगर किसी का कुछ बिगड़ गया तो डॉक्टर अपराधी हो गया? सर, मैं इस समय ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो बहुत धैर्यवान और बहुत तरीके से उनसे बात करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन उन्होंने ही शुरुआत करी है, उन्होंने गाली गलौज जो करी है मेरे पास। मेरे पिताजी को जो 40 साल पुलिस की नौकरी कर रहे हैं और बेटे को धमकी दी है। हमारे एक डॉक्टर का संघ, जिसमें कि डॉक्टर राजपाल तोमर, ये सारे मिलके डॉक्टर वकील साहब से मिलने गए, तो वकील साहब ने उनसे कहा है कि उनके बेटे को मेरे पास भेज दो, उसको मैं गोली मारूंगा, 1 करोड़ रुपया डॉक्टर को दे दूंगा, और जब मुझे शांति मिलेगी। तो सर, इस तरह की वार्तालाप उनके द्वारा हो रही है। मैं क्या करूं सर? मुझे बताइए, आप लोग भी बताइए कि मैं क्या करूं। मेरे लिए क्या ऑप्शन है? ये 2 ऑप्शन बचते हैं, तो आत्महत्या करूँ या मुरादनगर छोड़ कर चले जाऊँ, और तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो सर, मेरा निवेदन आप लोगों से यही है कि कृपया इसकी निष्पक्ष जांच करा दीजिए आप। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं अपने पद पे बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी है, मैंने समय दिया डॉक्टर वकील साहब को हर तरीके से। मैं डॉक्टर सचिन त्यागी। सचिन त्यागी जी, आपका हॉस्पिटल का नाम और बता दीजिए। हंस हेल्थ केयर सेंटर। अभी आपका कुछ दिनों से विवाद चल रहा है वकील साहब से, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपके बारे में काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आदरणीय वकील साहब का जो पुत्र है वो मेरा भाई था, और बीमारी किसी को नहीं छोड़ती है। एक गंभीर बीमारी की वजह से आदरणीय वकील साहब विजेंद्र जी के पुत्र का निधन हुआ है, जो कि हेपेटाइटिस ए वायरस था, और मेरी सारी संवेदनाएं उनके साथ है, और हमेशा हैं, और पहले भी थी, और आज भी है, और आगे भी रहेगी। जैसे कि आपकी डिग्री को लेकर उन्होंने एक आरोप लगाया है कि आपका जो लिखा हुआ है वो एमडी लिखा हुआ है, और आपको जो पुष्टि करी है वहाँ कोर्ट ने वो बीयूएमएस के लिए करी है, उसके बारे में बताइए। सर, मेरी डिग्री बीएमएस है, और मैं अपने संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं ये स्पष्ट रूप से आपको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं जो मैं बता सकता हूँ। मेरी डिग्री कोई गलत नहीं है, मैं आज से नहीं, मेरे चैम्बर में भी और मेरे हर जगह यही लिखा हूँ। नहीं, जो वकील साहब दिखा रहे हैं कागज़ पे लिखा हुआ है आपके हॉस्पिटल का नाम, हाँ, आपका नाम, आपको इसमें डिग्री एमडी दिखाई दे रही है। सर, एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगर कोई भी डॉक्टर जिसके पास एमडी की डिग्री है और उसने एमडी मेडिसिन अगर लिखा हुआ है, यानी कि किस विभाग से उसने एमडी की हुई है, तब हम कह सकते हैं कि ये एमडी मेडिसिन है।
मैंने किसी भी पर्चे पर किसी भी बोर्ड पे अपने पर एमडी मेडिसिन कहीं नहीं लिखी। नहीं, जैसे आपने लिख रखा है अपने बोर्ड पर हड्डियाँ है, पेट, उसके बारे में उन्होंने बताया कि आपने एमडी लिख रखा है कि हड्डी पे एमडी लिखे और नीचे आपने उसमें वो लिख रखा है। सर मैं फिर कहना चाहूँगा कि मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर अपने अस्पताल में वर्क करता हूँ। मेरी डिग्री मैं आपको बता चुका हूँ, और ये हृदय जो भी मैंने लिखा हुआ है, क्या एक डॉक्टर किसी भी विषय में कोई भी प्रक्रिया या कोई भी चीज़ नहीं लिख सकता? ये हमारा नॉर्म्स होता है, हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऐसा या जनता को ये नहीं कहना चाह रहा कि भाई मैं इसमें गलत हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही मैनेजिंग डायरेक्टर लिख रहा हूँ। और मैनेजिंग डायरेक्टर में सर आपने लिख रखा है इसमें जी डॉक्टर एस.के. त्यागी, हृदय छाती पेट विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, जी ये लिख रखा है। हाँ जी सर। उन्होंने इसी पे कहिए कि वे ना कि एमडी है जी, उन्होंने अपना बोर्ड लगा रखा, उन्होंने कहिए वे बीएमएस है। बीएमएस। तो सर क्या बीएमएस डॉक्टर हृदय छाती पेट रोग को नहीं देखते हैं? नहीं, इसमें आपने विशेषज्ञ विशेषज्ञ लिखा है ना, मैंने बता दिया, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या हम इन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे? एक बीएमएस डॉक्टर की ये बात बनी हुई है कि जनता ये सोचती है कि बीएमएस डॉक्टर पढ़ाई करते ही नहीं है। 5.5 साल का कोर्स होता है ये। इस 5.5 साल के कोर्स में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन सब पढ़ाया जाता है। हर चीज़ पढ़ाया जाता है। जैसे विशेषज्ञ के एमबीबीएस के कुछ और क्राइटेरिया होते हैं, बीएमएस के कम क्राइटेरिया होते हैं। हाँ। तो अगर उससे देखा जाए तो बीएमएस के क्राइटेरिया कम होते हैं। नहीं, बीएमएस नहीं, बीएमएस की बात। BAMS। बीएमएस हमारे क्राइटेरिया नहीं सर, हमारे विभाग में एमडी भी होती है, हमारे विभाग में एमएस भी होती है, और अब नया हमारा विभाग है उसमें डीएम भी होता है हमारे यहाँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि क्राइटेरिया केवल एक ही होता है। आप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे क्राइटेरिया आप कर सकते हैं। नहीं, जैसे आप बीएमएस हो, आपने लिख रखा विशेषज्ञ, मैं विशेषज्ञ लिख सकता हैं हूँ, मैं विशेषज्ञ लिख सकता हूँ, मैं किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकता हूँ, क्यों नहीं हो सकता सर? चलिए, एक बात और कही गई है कि जब उनका बेटा यहाँ पर आया था प्रथम उपचार में, जो आपने उन्हें एस्टेरॉइड लगाए हैं कि जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो सर ये इस चीज़ का जो भी इस चीज़ का आकलन है वो मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, वो सीएमओ साहब कर सकते हैं। मेरे पास वो रिपोर्ट है जिसमें सीएमओ साहब ने स्पष्ट ये कहा है कि पेशेंट की मृत्यु का कारण हेपेटाइटिस ए वायरस था, ना कि किसी दवाई की ओवरडोज या कोई स्टेरॉइड। वो साफ साफ इसमें मेरे पास लिखा हुआ है। आप कहें तो मैं दिखा सकता हूँ। रिपोर्ट है, इसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मरीज को हेपेटाइटिस ए वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। हेपेटाइटिस ए वायरस संक्रमण जीको ओरल रूट से होने वाला संक्रमण है जो लीवर की कोशिकाओं को अत्यंत क्षतिग्रस्त कर देता है। मरीज आशुतोष तोमर का लीवर भी हेपेटाइटिस ए वायरस के संक्रमण के कारण फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। मरीज के लीवर का क्षतिग्रस्त होना हेपेटाइटिस ए वायरस के संक्रमण के कारण संभव था, ना कि किसी दवाई की एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड दवा की ओवरडोज के कारण। यह स्पष्ट रूप से इसमें लिखित है। जी सर। आरोप हो रहे हैं, एक आरोप ये है कि क्या आपने ही गणेश हॉस्पिटल में के लिए प्रेफर किया था उन्हें? सर मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। गणेश हॉस्पिटल में राजीव जी एक ओटी टेक्नीशियन हैं जो कि ब्रज बिहार में रहते हैं, और इनके बच्चों को वकील साहब के जो भतीजे हैं रोहित, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। मेरे पास जब ये आए थे तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि डॉक्टर साहब आप अपने बेटे को कहाँ लेके जाएंगे। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जहाँ आपको बेहतर लगे और जहाँ आपको सुविधा हो, इकोनॉमिकल आपकी कंडीशन देखते हुए आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम मेरे से कहा कि मैं एम्स ले जाऊँ। मैंने कहा जी एम्स ले जाइए। सेकंड मात्रा में इन्होंने मुझसे कहा कि कोई ऐसा बता दीजिए, मेरे पास कार्ड की सुविधा नहीं है, बच्चे का कार्ड जो है ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, जिसमें कि हम कहीं इसकी ट्रीटमेंट करा देते हैं। लेकिन अब आप बता दीजिए कोई ऐसा हॉस्पिटल बता दीजिए जो सस्ता हो। मैंने कहा जहाँ आपको बेटर लगे आप वहाँ लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब क्या हम गणेश ले जाएं, वहाँ हमारा एक जानकार है जो हमारी मदद कर सकता है। मैंने कहा ठीक है वकील साहब आप गणेश ले जाइए। तो उन्होंने राजीव से बात करी उसी समय, और फिर दोबारा से मेरे चैम्बर में आते हैं और मुझसे कहा कि भाई मैं राजीव हमारा जानकार है, हम वहाँ लेके जाएँ। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने ऐसे ही पेपर पर लिख के उनको रेफर कर दिया। आपके हॉस्पिटल के लिए भी उन्होंने कई चीज़ें उठाई हैं कि जब आपका हॉस्पिटल जो है प्रथम उपचार इतना बड़ा नहीं दे सकता, उसके बाद आपने उन्हें एडमिट किया। सर मेरे से पहले वो रिम्स हॉस्पिटल मुरादनगर में भर्ती थे, जो 50 बेड का हॉस्पिटल है, जो कि वकील साहब के मित्र हैं डॉक्टर राशिद, उनके यहाँ पर ये पेशेंट एडमिट था मेरे से पहले। वो सारे साक्ष्य मेरे पास है, मैं आपको सारे साक्ष्य दिखा देता हूँ कि असल में ये कहानी है क्या। ये एक सोची समझी साजिश है
और जिसके सारे प्रूफ मेरे पास है। सर्वप्रथम ये मरीज नैनीताल में पढ़ता था बच्चा, वहीं पर ये नैनीताल में ब्रिजलाल हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये मरीज सर्वप्रथम भर्ती रहा है, जहाँ पर इसकी सारी जांचें हुई और हमें ये पता लगा है कि इसका लीवर वहाँ पर डैमेज था। वहाँ से ये बच्चा आया है और आने के बाद में रिम्स हॉस्पिटल मुरादनगर में, जो कि 50 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये भर्ती था, जहाँ पर इसकी जांचें हुई हैं। डॉक्टर राशिद ने ये ट्रीटमेंट इसको दिया है और सारी जांचें कराई हैं इसकी। जांचें कराने के बाद में हमें ये पता लगा, पुलिस के द्वारा हमें ये पता लगा कि इस बच्चे के ये टेस्ट हुए हैं, जिसमें लीवर के जो एंजाइम हैं जो 40 होने चाहिए SGPT, वो इसके 4076 और 4747 जो कि 40 होने चाहिए। ये रिपोर्ट, ये साक्ष्य, ना तो ये और ना ही ये, मुझे कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। मेरे मांगने के बाद भी ये रिपोर्ट मुझे नहीं दिखाई गई। इसके बाद सर जब ये पेशेंट मेरे पास आता है तो मैंने इनकी संपूर्ण जांच कराई, जो मेरा हो सकता था, जिस लेवल पर मैं कर सकता हूँ, मैंने सारी संपूर्ण जांच कराई, प्रारंभिक ट्रीटमेंट दिया। तो मेरे यहाँ पर आने के बाद इस बच्चे का जो लीवर के एंजाइम है वो 6500 थे, जो 40 होने चाहिए। मैंने देखते ही ये सारी चीज़ें मैंने इनको तुरंत कहा कि वकील साहब मैं इस बच्चे को ठीक नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे लेवल से बाहर है, आप पेट रोग चिकित्सक को दिखा दीजिए या किसी बड़े अस्पताल ले जाइए। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और इन्होंने मुझे बहाना दिया कि एक हमारे जानकार हैं जो दिल्ली से आएंगे, वो आके ट्रीटमेंट को देखेंगे, उसके बाद हम अपना बच्चे को लेके जाएंगे। मैंने काफ़ी प्रयास करा इनको भेजने के लिए भी, लेकिन ये नहीं माने और उस दिन रात में मेरे पास रुके। अगली सुबह ये अपने मरीज को लेके चले गए गणेश हॉस्पिटल। गणेश हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट भी मेरे पास उपलब्ध है। ये गणेश हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है। गणेश हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट इस बच्चे का हुआ है। वहाँ से भी वकील साहब अपनी मर्जी से स्वयं, जिसमें लिखा हुआ भी है लेफ्ट एम्स मेडिकल एडवाइस, वहाँ से अपनी मर्जी से स्वयं लेके गए हैं एम्स हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल में ले जाने के बाद, ये एम्स हॉस्पिटल का बच्चा है, एम्स हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में वहाँ पर डायग्नोज बन चुका था। जाने के बाद में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्यूट लीवर फेल्योर। ये एक्यूट लीवर फेल्योर उन्होंने लिखा है किस कारण से हुआ है, हेपेटाइटिस A वायरस की वजह से बच्चे का लीवर फेल हुआ है। अगर एम्स ना तो मुझे जानता है ना आप लोगों को जानता है, अगर एम्स हॉस्पिटल के अंदर इस बच्चे का डायग्नोज हेपेटाइटिस A वायरस हुआ है तो वो चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि दवाइयों के द्वारा बच्चे की मृत्यु हुई है। उन्हें लिखने में कोई ऐतराज़ नहीं था ऐसा, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हेपेटाइटिस A वायरस की वजह से बच्चे की मृत्यु हुई। यहाँ से निकलने के बाद में ये बच्चा सीधा ILBS जाता है, बसंतकुंज नई दिल्ली। वहाँ पर स्पष्ट शब्दों में ये लेटर बना हुआ है कि पेशेंट एक्यूट लीवर फेल्योर हेपेटाइटिस A वायरस, साफ साफ उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस A वायरस की वजह से इस बच्चे की मृत्यु हुई है। तो सर बताइए, मैं तो पीड़ित हूँ, मेरी इतनी जांचें हो चुकी हैं। एक आरोप और है डॉक्टर साहब जी, एक आरोप ये है कि मेडिकल हिस्ट्री आपने जो है लेट दी। मैंने वकील साहब ने आपसे मेडिकल हिस्ट्री मांगी जी। थी जब वो एम्स में गए थे, जी। उसके बाद भी आपने प्रोवाइड नहीं कराई। सर ये मेडिकल हिस्ट्री है जो ये पर्चा वकील साहब पे फर्स्ट डे जब रेफर किया था, ये उनके पास था। इसमें सारी दवाइयाँ सब कुछ लिखी हुई है टोटल, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है रेफर टू हायर सेक्टर, और इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने मरीज की स्थिति के विषय में, गंभीरता के विषय में वकील साहब को बता दिया गया था। सारी चीज़ें हम स्पष्ट रूप से उसी तारीख में जिस दिन पेशेंट यहाँ से गया था दे चुके। तो ये कब, उसी दिन प्रोवाइड कराई थी आपने या कोर्ट में प्रोवाइड कराई? उसी दिन 16 तारीख में जब हमारे यहाँ से बच्चा गया है, उसी दिन हमने ये बच्चे उसको प्रोवाइड कराई है। हमने, अगर ये पर्चा उनके पास नहीं होता साहब तो वो कैसे मेरे खिलाफ FIR या किस तरह कर लेते हो। उनके पास ये सारे साक्ष्य मौजूद थे। उन्होंने मुझे उसी दिन, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है, मुझे धमकी दी थी कि तेरा अस्पताल मैं बिल्कुल नहीं चलने दूंगा और तेरा दबा के जिस दिन चाहूँ उस दिन बंद करा दूंगा तेरा अस्पताल को, और तुझे मुरादनगर में रहने दूंगा। मेरे पिताजी के खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था उन्होंने, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आप कहेंगे मैं उसे भी दे दूँगा। ठीक है सर।